हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सब मस्त जबरदस्त एकदम बढ़िया ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, नया टॉपिक। आगे बढ़ाते हैं एनएलएम को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्रिक्शन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन फोर्स। सर बहुत दिनों से इंतजार था इसका, आखिरकार वो समय आ ही गया। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को बेटा हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। ये देखो, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इन दोनों के बीच में जब मोशन होगा तो बीच में कुछ रुकावट आ रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन। ठीक है ना। एंड फ्रिक्शन लगती कब है, दो सरफेस के बीच में। दो सरफेस के बीच में जब जो फोर्स लगती है, जो रुकावट बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जैसे ऊपर वाला हाथ मेरा आगे जाना चाह रहा है तो पीछे वाला इसे रोक रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। और फ्रिक्शन आती कब है, जब वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव मोशन कर रहा हो। कैसा मोशन, रिलेटिव मोशन कर रहा हो, या फिर टेंडेंसी हो उसकी रिलेटिव मोशन की। तो मैं लिखता हूं पहले when the object move in relative motion, or tendency of relative motion, for move, then there present a force between two surfaces called, जिसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट, ये आप लोग लिख लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन फॉर मूव। या तो रिलेटिव मोशन में दोनों गति मोशन कर रहे हैं, या फिर उनकी टेंडेंसी है जस्ट मूव करने की। ठीक है, एक दूसरे के अपेक्ष। तो फॉर मूव देन देयर प्रेजेंट अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। तो वहां दोनों सरफेसेस के बीच में, दोनों सतहों के बीच में एक फोर्स लग रही होती है, उसी का नाम क्या है, फ्रिक्शन। क्या नाम है उसका, फ्रिक्शन नाम है। तो आप जरा नोट करो इसको, तब तक मैं मार्कर फिल कर लेता हूं। ठीक है, तो बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होता कितने टाइप का है, फ्रिक्शन समझ में आया। फ्रिक्शन कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, दोनों मूव कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन हो रही है एक दूसरे के सापेक्ष। ये हाथ है ऐसे, ठीक है। तो एक आगे जा रहा है तो दूसरा वाला पीछे जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमेशा हमेशा अपोज करती है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लगती है। अपोजिट साइड कैसे लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लगती है। अब फ्रिक्शन अभी समझ में आएगा तुमको होती क्या है, पहले डिफिनेशन लिख के लगना, लिख के रखना। अब फ्रिक्शन के बेटा दो टाइप हैं मेनली। एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है आपका
काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास में ये ब्लॉक है, यहां पे कोई इंसान, कोई आदमी खड़ा है, ये इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है, इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है कि आगे जाओ। तो ये ब्लॉक आगे जाना तो चाहता है, लेकिन ये ब्लॉक आगे जा ही नहीं पा रहा है। ये ब्लॉक आगे जाना चाहता है लेकिन आगे जा नहीं पा रहा है, और ये धक्का भी दे रहा है, और ये ब्लॉक आगे भी जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा, मूवमेंट होती ही नहीं है। तो यहीं पर एक अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन लग रही होती है, एफ एस। इसको हम डिनोट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस से। किससे डिनोट करेंगे, एफ एस से डिनोट करेंगे। अब देखो फ्रिक्शन लगती कहां है, सरफेस पे। कहां लगती है फ्रिक्शन, सरफेस पे। ये हमारा सरफेस था और इस पर ब्लॉक रखा था, आदमी धक्का दे रहा है कि ये आगे की तरफ मूव कर जाए, और ये जाना भी चाह रहा है लेकिन ये जा नहीं पा रहा है। हो सकता है इसका मास बहुत ज्यादा हो, तो जाना तो चाह रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं जा पा रहा होगा, क्योंकि पीछे फ्रिक्शन लग रही है, वो उसको जाने नहीं दे रही है। तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब टेंडेंसी, टेंडेंसी तो है बट नॉट मूव। एक ऐसा मिडल में ऐसा केस हो सकता है, ब्लॉक रखा है, इसकी टेंडेंसी ही नहीं है, ये ऐसे ही स्टेबल रखा हुआ है, ना कोई धक्का दे रहा है और ना ये आगे की तरफ बढ़ ही रहा है, वहां पे नो फ्रिक्शन। यहां भी देखो टचिंग वाली सरफेस है, यहां भी सरफेस है ना, ब्लॉक और सरफेस है ना, ब्लॉक और लैंड के बीच में सरफेस है, लेकिन नो फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं होगा। यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन, एक ब्लॉक है, एक इंसान है, ये सरफेस है, ये इसको धक्का दे रहा है ब्लॉक को, और ये ब्लॉक आगे चला भी गया। अब भाई जब चल गया, मूव कर गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ फ्रिक्शन होगा। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, एफ आर के, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इसको हम बोलेंगे एफ आर एस स्टैटिक को, काइनेटिक को बोलेंगे एफ आर के। एफ आर एस में, स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती, बस टेंडेंसी होती है कि मूव कर जाए, लेकिन वो मूव नहीं करती। स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट को रोक के रख ले। जैसे मेरा हाथ, जैसे ये मेरा हाथ है, दूसरा हाथ है, अब मैं ऊपर वाला हाथ सरकाना चाह रहा हूं आगे कि आगे चला जाए, लेकिन फ्रिक्शन एक लग रही है जो मेरे हाथ को, ऊपर वाले हाथ को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, और उतना ही रिक्वायर्ड लग रही है कि बस जस्ट मेरा हाथ मूव करने वाला हो लेकिन मूव ना कर पाए। तो उसी का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, जस्ट मूव के कगार तक पहुंच जाता है, जस्ट वहां तक मूवमेंट आने वाली हो वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन मूव नहीं करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो मूव कर जाती है, ऑब्जेक्ट मोशन कर जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, दोनों डायरेक्शन, जो मूवमेंट वाली डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड में लगेंगे। बात क्लियर है। और मिडल में बता दिया, ऐसा भी एक केस हो सकता है जहां पे फ्रिक्शन हो ही ना। इन दोनों का एग्जांपल ये है, आप नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप पहुंच करके नोट कर लिया करो बेटा। देखो अब हम पढ़ेंगे, एक चीज देख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन को और अच्छे से समझे तो वो कैसा दिखता होगा, समझ लो, फ्रिक्शन समझ ही लो अच्छे से। वो तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, एक्सपेरिमेंटल कैसे हो सकता है।
जैसे हमारा सरफेस है, ये हमारा क्या है, सरफेस है, इसके ऊपर क्या रखा है, ब्लॉक। ठीक है, तो यहां जहां तक ब्लॉक रखा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये इतना मेरा क्या है, सरफेस एरिया है जहां दोनों टच में है। ये पार्ट तो अलग है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा पार्ट हो गया सरफेस, और इसके ऊपर रखा है ब्लॉक। मैं एक चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना। फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना कम लगेगा। एरिया जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना कम लगेगा। ये बात क्लियर है? चलो हम एरिया को थोड़ा जूम करके देखते हैं। मान लो इसको मैंने किया जूम, क्या कर दिया, एरिया को जूम कर दिया। तो होता क्या है यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ होता है, अभी समझना। ऐसे, अब समझना बात। ये यहाँ पे टच कर रहा है ना, इसको हम कांटेक्ट पॉइंट या टच पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट। ये बेटा बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल डीप में। अभी फ्रिक्शन समझ जाओगे क्या है। हो क्या रहा है, हमने बताया कि जो सरफेस एरिया है और जो ब्लॉक रखा है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ज्यादा तो फ्रिक्शन कम, एक दूसरे के उल्टा रहेंगे। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है? एरिया को मान लो मैंने जूम किया तो एरिया ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे ऐसे कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, कांटेक्ट पॉइंट या टच पॉइंट बोलते हैं। इनमें होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट तब मूव करती है जब ये वाले जो स्पर्श बिंदु है, कांटेक्ट पॉइंट है, ये ब्रेक हो जाए। इंपॉर्टेंट करके लिखो, ऑब्जेक्ट मूव ओनली, ऑब्जेक्ट मूव only when the contact point या touch point, when the touch point of surface area are break। जब सरफेस एरिया के बीच में जो टच पॉइंट है ये ब्रेक होंगे, जब ये ब्रेक होंगे तभी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी ना। अब जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने टच पॉइंट ज्यादा होंगे, और टच पॉइंट ज्यादा होंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा? कम लगेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखो, एरिया ज्यादा तो फ्रिक्शन कम, और टच पॉइंट, और एरिया ज्यादा तो टच पॉइंट, जितना एरिया बढ़ाओगे उतना टच पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों बात भी याद रखना, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। हमको क्या कराना है, हमको कराना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाए कब करेगी, जब टच पॉइंट कम होंगे, कम ब्रेक, मतलब ब्रेकिंग कम होगी। और ब्रेकिंग कब कब होगी? जब एरिया कम होगा, क्योंकि एरिया लंबा तो उतनी ही ज्यादा। अभी मैं इसको और ऐसे ऐसे कर दूं तो और पॉइंट आते चले जाएंगे, एरिया बड़ा टच पॉइंट ज्यादा, और टच पॉइंट ज्यादा तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट मूव आसानी से नहीं कर पाएगी। और फ्रिक्शन कब आता है? फ्रिक्शन आता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तभी तो ऑब्जेक्ट को रोकेगा, फ्रिक्शन आएगा। जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगी तो, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही है तो हम भाई दूसरे का अस्तित्व भी तभी होता है जब विरोध, मैं ताकतवर हूं और मेरे सामने वाला मेरा जो कंपटीटर है वो भी उतना ही पावरफुल हो, तभी तो दोनों ऊपर जाएंगे ना। मेरा कोई कंपटीटर ही नहीं है तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा ही होगा ना। तो वही चीज यहां पर है कि एरिया ज्यादा तो टच पॉइंट ज्यादा, और जब ये दोनों हो जाएंगे ज्यादा तो फ्रिक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु मूव ही नहीं कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही है।
तो फ्रिक्शन का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि मूव नहीं कर रही है वो, तो एक ही चीज में नहीं पड़ी वहां पे, क्या पड़ी, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वहां पर भी वस्तु मूव करना चाहती है, वहां पर वस्तु मूव करना चाहती है, तभी स्टैटिक फ्रिक्शन है। और मिडल में अभी एक केस सिखाया था मैंने, मिडल वाला एग्जाम्पल लिया था कि जहां पे वस्तु मूव नहीं करती वहां फ्रिक्शन होता ही नहीं है। तो वही तो ये बात है ना कि जब तक वस्तु मूव नहीं करेगी तब तक फ्रिक्शन आएगा नहीं, और जो वस्तु जितना अच्छे से मूव करेगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, उतना ही फ्रिक्शन आएगा। और वस्तु लेकिन मूव कब करेगी, जब एरिया कम होगा, टच पॉइंट कम होंगे, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नोट करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया। इसको आप ये भी लिख सकते हो, टच पॉइंट या कोल्ड बेल्डिंग, क्या बोलते हैं बेटा, कोल्ड बेल्डिंग होती है। ठीक है, एकदम कंसेप्चुअल चीजें आपको बता रहा हूं मैं, बस अच्छे से ध्यान दोगे बेटा तो सब समझ में आएगा। अब हम पहले पढ़ने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, ये समझो पहले। स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला पॉइंट लिखो। When the object have tendency for move, अभी मैंने एग्जांपल लिया है, पीछे देख लो। जब ऑब्जेक्ट के पास जस्ट मूव करने की टेंडेंसी हो, मूव नहीं कर रही, मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। सेकंड पॉइंट, नो डायमेंशन and no units for find sorry नो डायमेंशन, नो एंड नो यूनिट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और ये उतने ही क्वांटिटी में लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन जितना किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो मूव करने के, उसने मन बनाया कि मैं मूव करने जा रहा हूं, अब वो मूव करने के लिए चल पड़ा, तो तुरंत वहां लग जाएगा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो कब तक लगेगा, वो ज्यादा भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन कितना लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव करना चाह रही है, जस्ट मूविंग की कंडीशन तक आ गई, तब तक ही वो लगेगा। समझ रहे हो ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ये पहले स्टेबल, अब इसने मन बनाया कि मैं मूव करूंगा, अब इसने जस्ट मूव करने की कंडीशन पे बिल्कुल चलते चलते, मतलब इतना इसके अंदर एनर्जी आ गई कि बस चलने वाला है। तो जब तक ये एनर्जी अपने अंदर भर रहा था ना चलने के लिए, तब तक इसका दुश्मन लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको रोकने के लिए। और स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ही लगेगा कि जब तक कि वस्तु चल ना दे। जैसे ही वस्तु चल दी, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन के औकात से बाहर हो गई चीजें, सामने वाली फोर्स ज्यादा ताकतवर हो गई, वो चल दिया, तब वहां पे वस्तु चल तो रही होगी, लेकिन फिर वहां पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा लगातार, तब वो चला जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो इट इज रिक्वायर्ड, वर्ड्स पे ध्यान देना, इट इज रिक्वायर्ड ओनली, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इट इज
यूज्ड ओनली रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर stopping the object. It is happening only required for stopping only required quantity for stopping the object. ये तब तक लगेगी किसी वस्तु को रोकने के लिए जितने फ्रिक्शन की जरूरत है तब तक ये लगेगी। मैं आपको कौन से एग्जांपल से समझाऊं कि एक सरफेस है, एक दूसरा सरफेस है, अभी इसकी टेंडेंसी है चलने की, इस वाले हाथ की टेंडेंसी की इस पर चले, तो इसकी टेंडेंसी है, लेकिन अभी मैंने एग्जांपल करवाया है पीछे, देख लो कि एक इंसान धक्का दे रहा था और ऑब्जेक्ट की भी टेंडेंसी है चले, लेकिन वो नहीं चल पा रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड कितना है कि वो ना चले, वहां तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। मैक्सिमम पॉइंट कहां तक जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन कि जहां पर जस्ट फॉर मूविंग वाली कंडीशन आ जाए, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट उस लेवल को भी क्रॉस करके चलना स्टार्ट कर दी तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आता है, एक चीज तुमने देखा एफ एस, इसे क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक होता है एफ आर एस यानी फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट है, अब तुमको क्लियर हो जाएगा। एफ आर एस मैक्स, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग मैक्सिमम और लिमिटेड, सीमांत आखिरी वाला, यहां लास्ट लिमिट है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इसके ऊपर चलना चाह रहा है, टेंडेंसी है इसकी चलने की, प्रवृत्ति है कि ये चलना चाह रहा है, लेकिन अभी चला नहीं है, क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी भी चला नहीं है, क्या लगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ऐसी कंडीशन पे इस टाइम पे मेरा हाथ है कि अब इससे इससे ज्यादा ताकत दूंगा तो ये चलना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट पे जहां पे मेरा हाथ अभी भी चल नहीं रहा है, बस लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया हूं, यहां पे एफ आर मैक्स लग गया। एफ एस लग रहा था अभी तक, थोड़ा 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 बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि अब मैं इससे ज्यादा और भी फोर्स दे दूंगा तो ये मूव करने लग जाएगा। तो ये लास्ट पॉइंट पे जहां पर अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लास्ट वाला सबसे ग्रेटर वाला, वो स्टैटिक फ्रिक्शन एफ आर मैक्स से मेरा लग रहा है। अब ये मेरा हाथ चलने लगा, अब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव की स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, वहां कोई दूसरा फ्रिक्शन आ जाएगा, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये होता है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, चाहे नॉर्मल वाला हो चाहे मैक्सिमम वाला, सबसे मैक्सिमम एफ आर मैक्स हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। किसके? नॉर्मल। बेटा थोड़ा खांसी आ रही है, मैनेज कर लेना प्लीज। अब ये हटाएंगे जब हम कांस्टेंट, तो क्या आएगा? एफ एस इज इक्वल टू अल्फा हटाते हैं, मतलब सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आता है म्यू एस, और साथ में क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट बोलो या फिर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं।
ठीक है, कांस्टेंट भी बोल सकते हो। एफ आर मैक्स ही पकड़ के चलो कि अधिकतर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को हमको नॉर्मल बीच वाले से मतलब ही नहीं है, हमको हमेशा हर सवाल में एफ आर मैक्स ही निकालना होगा कि तुम वो ज्यादा से ज्यादा बताओ ताकत फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी, कि उसके बाद वो चलना मूव कर देंगे तो ज्यादा वाला कितना लग रहा है लास्ट पॉइंट वाला, तो एफ आर मैक्स ही निकालने को बोले। जैसे एक क्वेश्चन करता हूं मैं, चलो करते हैं। खांसी आने रही है, थोड़ा गले में ऐसा खराश है तो इसलिए। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक बार आईआईटी में एक ऑब्जेक्टिव आया था कि ये बताओ कि जब साइकिल चलती है तो आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है और पिछले वाले पहिए पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो फ्रिक्शन होगा वो जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो याद, ये मैं बता देता हूं डायरेक्ट, तुम खुद से विजुलाइज करना, नोटिस करना इस एग्जांपल को। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी। व्हेन वी वॉक द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज आगे वाले पैर पे फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगती है और जो पैर चलते वक्त मेरा पीछे रहता है उस पे फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगती है। वो तुम खुद से कर लोगे, चल के देखना। फ्रिक्शन का काम क्या है? रोकना, सामने वाली चीज को पीछे खींचना। फ्रंट पे वाले पैर पे बैक साइड फ्रिक्शन डायरेक्शन लगती है, एक साइड फ्रिक्शन लगेगा, और बैक वाले लेग पे, पीछे वाले पैर पे सामने के साइड, फ्रंट साइड पे, यानी सामने फ्रंट साइड फ्रिक्शन लगेगी। सिंपल सी बात, आगे वाले पैर में ऐसे 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 चल रहा हूं तो आगे जो जो पैर मेरा आगे रहेगा उस पे, वो पैर आगे है ना, तो आगे की तरफ जैसे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी। और जो पैर, ये तुमको उल्टा लग रहा होगा लेकिन अच्छे से जब कई बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। सेम चीज आपका होता है साइकिल के पहिए में। आगे वाला जो पहिया होता है, चक्का होता है साइकिल का, उस पर फ्रिक्शन पीछे लगती है, और जो पीछे वाला पहिया होता है उस पर फ्रिक्शन आगे लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो। आगे में पीछे लगेगा और पीछे में आगे डायरेक्शन होगी, बस। चलो फर्स्ट सवाल करते हैं अब एक अच्छा सा, या फिर मैक्स पर। मान लो हमारे पास में ये ब्लॉक है, 6 kg का। म्यूएस आपको देके रखेगा, मैं मान लेता हूं इसका म्यूएस 0.8 है। ठीक है, इधर एक फोर्स लग रही है, सरफेस एरिया है, इधर एक फोर्स लग रही है मान लो 45 न्यूटन की। ठीक, अभी ये चला नहीं है, अभी ये चला नहीं है, तुमको बताना है, बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा। क्वेश्चन है, इज ब्लॉक विल ब्लॉक मूव और नॉट, ये आपका सवाल है, क्या ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो चलो लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
एफ आर मैक्स, एफ आर एस मैक्स क्या है फॉर्मूला, म्यू एस इंटू एन। तो एन इधर कहाँ लग रहा है, एन कहाँ लगता था, कॉन्टेक्ट वाली जगह पे, तो कॉन्टेक्ट केवल यही एक है। तो और किस अपोजिट लगता है, एन, एन कब लगता है, जब कोई उसके अपोजिट में फोर्स लगा रही होती है तभी वो लगता है। तो नीचे मान लो 6G, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर क्या लग रहा होगा, एन। तो एन कितना हो जाएगा 6G के, तो एन तो आ गया। म्यू एस दे रखा है 0.8, तो म्यू एस इज इक्वल टू 0.8 है, तो फॉर्मूले में पुट करो। तो देखो एफ आर मैक्स कितना आ रहा है, म्यू एस का 0.8 और एन कितना है 6G, 6 × 10, 0.8 × 60। चलो मैं इसको 48 कर देता हूँ, 48 करूँ ना करूँ, चलो 45 पे रहने दो। चलो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करना है बस। ये 48.0 न्यूटन आया। फोर्स तो हमेशा न्यूटन में आएगी ना, सॉरी, अरे यार बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा था इसमें, इस वाले फोर्स में यूनिट होती ही नहीं है। अब देखो 48 आया, कितना आया 48। यूनिट डायमेंशन हम लिखते नहीं है, मतलब कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं होता है एफ मैक्स, ठीक है, लेकिन काइनेटिक कांस्टेंट होता है। चलो उसके बाद हम बाद में करेंगे पहले ये देखो एफ मैक्स कितना है 48। अब होगा क्या कि इधर एफ मैक्स लग रहा होगा, भैया 45 इधर लग रहा था, तो एफ मैक्स इधर चलो मेरा लग रहा है, कितना लग रहा है 48, कितना लग रहा है 48 न्यूटन का। एक चीज बताऊं, यहां न्यूटन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन से ही इक्वल कंपेयर करेंगे हम। हमने बताया स्टैटिक फ्रिक्शन की नहीं होती है, तो फिर मैक्स एक पार्टिकुलर चीज पढ़ रहे हैं ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसका अपना खुद का अलग फंडा है। ये सबसे हाई वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है, बढ़ता गया स्टैटिक फ्रिक्शन और लास्ट पॉइंट तक पहुंच गया, तो इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं इसके आगे, इसके बाद कोई दूसरा फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। तो इधर 48 इधर 45, तो बताओ ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, फोर्स तो इधर लग रही थी ना 45 न्यूटन की, तो लग रही थी, अभी पूछ रहा था लगना स्टार्ट कर दिए, बताओ चल जाएगा नहीं चलेगा। तो इसका स्टैटिक एफ आर मैक्स निकाल लो, एफ आर मैक्स आ गया 48, तो भैया एफ आर मैक्स यानी फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है इससे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट मूव, नहीं चलेगा। और तुमसे पूछे एफ आर मैक्स लगेगा कितना, तो एफ आर मैक्स तो आया 48 है, लेकिन लगेगा ओनली 45, 45, 45, जस्ट फॉर मूव की कंडीशन तक लगता है। वैसे ज्यादा आ गया ना स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उतने की मुझे क्या काम है भाई, इसको इधर 45 न्यूटन से जा रहा है तो 45 न्यूटन ही मुझे चाहिए इसको वापस खींचने के लिए, मिल रहा है 48, तो कितना लगेगा एफ आर मैक्स यहाँ पे ओनली 45 ही लगेगा, जितना मुझे क्या है रिक्वायर्ड है, नोट कीजिए। हो गया, चलो जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना बेटा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। एक और करते हैं, मान लो ऐसे हमारे पास में एक और ब्लॉक है, मान लो इसका म्यू 0.5 है, ठीक है। ये ब्लॉक तुम्हारा मान लो 7 kg का है, इधर 35 न्यूटन लग रहा है, और पूछा है मूव और नॉट, मूव करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं।
एफ आर मैक्स निकाल दो सीधा। एफ आर मैक्स से पता चल जाता है मूव करेगा या नहीं। एफ आर मैक्स क्या था, म्यू एस इंटू एन। एन क्या हो जाएगा, ऊपर लगेगा तो नीचे लग रहा होगा एम जी, मतलब 7G, वही एन के इक्वल है। म्यू एस पता ही है, एफ आर एस मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू एस 0.5 एम जी, 7G, 7 इंटू 10 तो 0.5 70, यानी एफ आर मैक्स कितना आया, 35 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही थी, 35। और एफ आर मैक्स सर, एक चीज याद रखना, फोर्स हो सकता है यहाँ हुक लगाओ, यहाँ हुक कोई खींच रहा हो पकड़ के कैसे भी, लेकिन ये हमेशा फोर्स जो फ्रिक्शन वाली लग रही होगी उस सरफेस पे लग रही होगी। किधर लग रही होगी, सरफेस पे। कितनी, हाँ इक्वली लग रही है, लेकिन वो किधर भी लग सकती है और ये हमेशा सरफेस पे लगेगी। एफ आर मैक्स 35 लग रहा है, ये भी 35 उधर 35 इधर, इक्वल क्या आया, इक्वल। तो इक्वल आया तो चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नॉट मूव। इक्वल पे भी नहीं चलेगा, जब इक्वल से ज्यादा होगा तभी चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, नॉट मूव, बट जस्ट फॉर मूव की कंडीशन, जस्ट फॉर मूविंग कंडीशन होगी, चलने की कगार पे होगा कंडीशन। ठीक है, नोट कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में एफ आर मैक्स ही निकलवाता है आपसे, बस काम खत्म, पैसा हजम, काम खत्म पैसा हजम। बचपन में ही बोलते थे ना। अब देखो हम पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्स, ये क्या होती है, संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स। सीधा फोर्स की डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं कांटेक्ट फोर्स की, ये होती है अंडर रूट नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, ये होता है। अभी देखना, ये फॉर्मूला है कांटेक्ट फोर्स का। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लोगे क्लियर हो जाएगा। डुक 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 डुक, डुक 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 डुक, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, कोई दिक्कत, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। मान लो इधर एक रखा है ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। इधर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास मान लेते हैं 6 kg। ठीक, हमको कांटेक्ट फोर्स निकालनी है। कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का स्क्वायर और अंडर रूट, यानी दोनों का रिजल्टेंट लेना है। एन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर एंड फ्रिक्शन का स्क्वायर, यही होता है, एंड एफ आर स्क्वायर। देखो नीचे क्या लग रहा होगा, 6G, तुमको पता था नीचे mg, नीचे mg, तो इधर क्या लगता है, mg cos थीटा। कई बार बताया है, पहले लेक्चर से बताते आ रहा हूं, इधर mg sin थीटा, और इधर mg कांटेक्ट वाली फोर्स पे नीचे mg, तो उसके डायरेक्टली ऊपर n, क्या लग रहा होगा, n। इधर mg cos थीटा, तो इधर बस अगर मूव करने लग जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में एग्जांपल में बोला है कि ये एट इक्विलिब्रियम है, सवाल कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जैसे ही mg cos थीटा नीचे लग रहा है, तो अगर इसको कोई रोक रहा होगा तभी इक्विलिब्रियम में, मतलब ब्लॉक रुका हुआ है यहीं पे, तो नीचे mg cos थीटा लग रहा है, तो ऊपर कौन लग रहा होगा, इस सरफेस पे ये इधर मूव करेगा ना, फोर्स नीचे लग रही होगी, लेकिन करना चाह रहा है, किया नहीं है, करना चाह रहा है, mg sin थीटा खींच रहा है,
तो कौन रोक रहा है? एफ आर। फ्रिक्शन इधर लग रहा है सरफेस पे, ये इधर आना चाह रहा है। तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एफ आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी मतलब 6G, एम की वैल्यू कितनी लेनी है? 6। ठीक है, ठीक। तो थीटा की वैल्यू, सॉरी इंक्लाइन पे था तो थीटा भी तो होगा। थीटा की वैल्यू मान लेते हैं 60 है। कितनी है? 60 नहीं, 30। 30 है। चलो पुट करो सारी। एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम की वैल्यू 6 इंटू 10 कॉस 30 √3/2, √3/2, 60 √3/2, 30, 30√3 न्यूटन। ध्यान आ गया? एफ आर कितना आएगा? एम जी साइन थीटा यानी 6 इंटू 10 इंटू साइन 30 1/2, 3 30, ये √3 था। तो कांटेक्ट फोर्स कितनी हो जाएगी इसकी? कांटेक्ट फोर्स हो जाएगी कितनी? √n² प्लस FR²। √n मतलब 30√3 का स्क्वायर प्लस FR² कितना है? 30 का स्क्वायर। मतलब 30 स्क्वायर यानी 900 इंटू 3 प्लस 900, 2700, 2700 प्लस 900, 3600। कितना आया? 3600 आया, मतलब 60। कितना आया कांटेक्ट फोर्स? 60 न्यूटन। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हो सकता है तुमको ना दिख रहा हो यार इधर। मतलब ये जब कैलकुलेट करोगे तब ये आएगा √3600 और ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ये आपका है कांटेक्ट फोर्स आंसर। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? द रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट मतलब अंडर रूट कर दो और स्क्वायर कर दो, दोनों का सम। द रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ आर, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? ये एन है, ये एफ आर है, तो इधर लगता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। चलो ठीक है ना। अब अगला हम समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एंगल क्या होता है? देखो अभी तुमको दोनों समझ में आ जाएगा, कांटेक्ट फोर्स भी दोबारा से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका कुछ मास होगा, नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? n। क्या लग रहा है? n। और इधर क्या लग रहा है? अगर ये इधर फोर्स लग रही होगी, कोई खींच रहा होगा, तो इसको रोकने के लिए इधर एफ आर लग रहा होगा। ये क्या लग रहा है? एफ आर। और तुमको पता ही है एफ आर और नॉर्मल रिएक्शन, भाई एमजी तो ऊपर आया, एन इधर फोर्स थी तो इधर आया एफ आर। एफ आर और एन दोनों कब आते हैं? एमजी की वजह से एन आता है ज्यादातर केसों में, मतलब कोई सामने वाला फोर्स आया तभी ये आया। हाँ, अब फ्रिक्शन कब आता है? जब कोई फोर्स लग रही है तो इधर भी फ्रिक्शन आ गया। इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट निकलता है, अभी मैंने बताया एन और एफ आर के बीच वाला रिजल्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। ये और क्या लिखा था? एंगल ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड द एंगल बिटवीन कांटेक्ट फोर्स एंड एन। तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है और हमारा एन है। अब इनके बीच में एंगल ये बन रहा है। इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? ये वाला ना, ठीक है ना। तो
इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं किसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो क्या जाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो मैंने क्या बोला, ये आपका एन है और ये आपका क्या है? कांटेक्ट फोर्स, और बीच में क्या है? लैम्डा। तो अगर हमको लैम्डा निकालना है तो अगर हम देखो, ये बेस माने ये हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? अभी एक ट्रेंगल बन गया, ये ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो ये वाला एंगल क्या है? ये वाला नहीं, ये वाला एंगल, यही तो लैम्डा है ना। इसी को तो मैंने क्या बोला है, उधर बड़ा बनाया था, इधर छोटा सा बना हो तो लैम्डा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल है? एफ आर के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये वाली लाइन और नीचे वाली। यानी इधर क्या है? एफ आर की लेंथ होगी, उतनी ही होगी। तो टेन थीटा क्या आएगा? सॉरी, टेन लैम्डा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? एन। तो एफ आर अपॉन में एन। और एफ आर को क्या लिखते हो? एफ आर मैक्स बोला करो ऐसे, ठीक है। तो एफ आर मैक्स मतलब म्यू एस इंटू एन अपॉन में एन से एन कैंसिल। तो टेन लेमडा आएगा म्यू एस, यानी अगर हमको लेमडा चाहिए तो टेन इनवर्स म्यू एस। ये फॉर्मूला याद रखना।